Okay, so Radha Radha to all. Good राधे afternoon, राधे सर। everyone. राधे राधे। राधे राधे सर। राधे राधे सर। राधे 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 सर। राधे राधे सर। राधे राधे। चलो, तो करते स्टार्ट फिर हम आज की इस क्लास को। सबसे पहले तो हम एक आध दो प्रॉब्लम्स देख लेते हैं सीक्वेंस सीरीज के। फिर उसके बाद अपन आज डबल ट्रिपल समेशन के लॉजिक को समझेंगे जरा। बहुत डिटेल में तो अभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसमें फिर बाइनोमियल यूज हो जाता है, तो हम थोड़ा बहुत लॉजिक इस बार पढ़ लेंगे पहले, फिर उसके बाद हम उस पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। मतलब बाइनोमियल की तरफ हम जब देखेंगे तब हम उसको और डिटेल में देखेंगे उस टॉपिक को। ओके, चलो तो करें स्टार्ट। स्क्रीन विजिबल है ना? कैन वी स्टार्ट नाउ? यस यस सर। सर। ओके, तो पहला सवाल है हमारा, लिखना, लेट ए के इज इक्वल टू के अपॉन के माइनस 1 की पावर 4/3 प्लस के की पावर 4/3 प्लस के प्लस 1 की पावर 4/3। अगर ये हमें कुछ भी एक मतलब थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा है, बट ये हमें एक जनरल टर्म दी हुई है, लेट सपोज, ठीक है। और हमें निकालना है एस एन, वेर एस एन इज के गोइंग फ्रॉम 1 टू एन ए के। इसकी वैल्यू हमसे पूछी है, मतलब इन शॉर्ट अपन को सम ही निकालना है। बट यहाँ पे हमें एग्जैक्ट वैल्यू के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, जैसा मैंने तुम्हें शायद कहा भी था। हमने क्लास में जो लास्ट वेराइटी देखी थी, फाइंडिंग द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, इफ यू रिमेम्बर दैट पार्ट, हम उसी पे एक और सवाल कर रहे हैं अभी फिलहाल। ठीक है, कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। तुमसे पूछा गया है, याद है किसी को, 1/√1 प्लस √3 √5 प्लस हाँ √7 सर, फिर यस उसको सर। जिसको थोड़ा सा आगे शिफ्ट करके आए। ग्रेटर देन 24 बिल्कुल। और ग्रेटर। हाँ, उसी तरीके से कुछ एक आध और सवाल देख लेते, ताकि इस वाली वैरायटी, क्योंकि ये थोड़ी सी ट्रेंडिंग और न्यू वैरायटी है, इसको हम डिटेल में कब देखेंगे, तो नेक्स्ट ईयर हम देखने वाले हैं लिमिट चैप्टर में सैंडविच थ्योरम के थ्रू। और एक बाद में हम इंटीग्रेशन में, एस्टिमेशन ऑफ इंटीग्रल्स में भी इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से डिटेल में समझेंगे। ठीक है, अभी दो चार सवाल तो कर ही लेते हैं ताकि तुम्हें आइडिया रहे। 17/4 999 ग्रेटर देन 50। ऑलराइट, अब इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि हमें ऑब्वियसली इन जनरल नहीं पूछ रहे, अपन को किसी एक पॉइंट पे पूछ रहे हैं, और ऑप्शंस जो दिए हुए हैं वो दो नंबर के इर्द गिर्द घूम रहा है। ठीक है, तो अब इसको कैसे हम करेंगे, तो हमारा पहला टेक्निक और पहला क्लिकिंग फैक्टर ये रहता है, ट्राई टू मेक टीसीएम। हमें टीसीएम के फॉर्मेट में बदलना पड़ेगा। अभी डेफिनेटली टीसीएम नहीं लगेगा, लग गया तो आंसर ही आ जाता, राइट। तो मेक यूज ऑफ टीसीएम कॉन्सेप्ट। तो अब कैसे हम टीसीएम कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, उसके लिए थोड़ा सा अगर हम देखें यहाँ पे, तो अभी तो फिलहाल हमें कोई यहाँ पे टीसीएम जैसा टर्म कैंसिलेशन जैसा दिख नहीं रहा है। एफ ऑफ आर प्लस 1 रैशनलाइजेशन भी ऑब्वियसली हम नहीं जाएंगे, तो क्यूब रूट है। बट अगर हम इस एके को थोड़ा सा क्लोजली ऑब्जर्व करें, तो शायद तुम्हें कुछ चीज समझ में आ सकती है। इस एके को अगर तुम ऑब्जर्व करो, तो ये है तो अलग अलग, k-1 k+1 इस टाइप से अजीब सा दिया हुआ है, राइट। बट क्या ये हमारे किसी नियर बाय फंक्शन के करीब जा सकता है जिसमें हम टीसीएम लगा दें? क्या ऐसा पॉसिबल है? तो आओ जरा देखते हैं। तुम्हें पता है ये तुम्हें थोड़ा बहुत इस टाइप की फीलिंग दे रहा है क्या? पहले तो मुझे ये कंफर्म करो। डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूं, हाँ। x² प्लस XY की टर्म तो नहीं दिख रही है फिलहाल, पर प्लस y² की टर्म दिखाई देती है। x² प्लस XY प्लस y², क्योंकि ये पावर 4/3, ये भी पावर 4/3 है। बीच में k आ गया, k नहीं आना चाहिए था। अगर x² प्लस XY प्लस y² मुझे चाहिए, तो बीच में क्या चाहिए होता बताओ? k-1 इंटू k स्क्वायर प्लस माइनस 1 की 1 पावर होल रेस टू 2/3 हमें चाहिए होता, क्योंकि वो पावर स्क्वायर है, तो k-1 की पावर 2/3 इस टाइप का। अगर बीच में k की पावर 4/3 ना होते हुए k² - 1 की पावर 2/3 होता, तो क्वेश्चन हो जाता ना कुछ तो स्टार्ट, मतलब हम कर ही लेते हैं। बताओ जरा एक बार, अगर मेरे पास
ये वाली टर्म ना होते हुए ये वाली टर्म होती तो बताओ। तो क्या यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर दिख जाता, फिर तुम ए माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फिर हम बहुत कुछ आगे बढ़ सकते थे। बताओ जरा जल्दी से, अगर ये टर्म होती तो शायद क्रैक हो जाता ना। जवाब दो। यस सर। ठीक है, फिर तो अपन आगे फॉर्मूला लगा के आगे बढ़ सकते थे, पर वहां पे के नहीं है। के रेस टू 4/3 की तरह मत देखो, उसको देखो के स्क्वायर की पावर 2/3। ठीक है, अब मुझे बताओ के स्क्वायर की पावर 2/3 हमें दिखता है यहाँ पे, और यहाँ दिख रहा है के स्क्वायर माइनस 1 की पावर 2/3। क्या ये दोनों कनेक्टेड है? हाँ बिल्कुल कनेक्टेड है। और अगर तुम ध्यान से नोटिस करो, हमने के को कम कर दिया, -1 कर दिया। ऑलराइट, अगर के को हमने -1 करा तो हमने डिनोमिनेटर को छोटा करा है। अगर डिनोमिनेटर को छोटा करा है तो वैल्यू बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए के जो गिवन वाला है वो डेफिनेटली इस एक्सप्रेशन से तो छोटा ही होगा। और ये हम क्यों ले रहे हैं? ताकि टीसीएम लगे, क्योंकि फिलहाल तो हमें कुछ नहीं दिख रहा है। पर अगर हम वो के स्क्वायर की पावर 2/3 को के स्क्वायर माइनस 1 की पावर 2/3 लिख दें तो भाई साहब क्वेश्चन एकदम ओपन हो जाएगा। और ये वाले क्वेश्चन टफ तो है, ऑब्वियसली एडवांस एक्सपेक्टेड टाइप क्वेश्चन दिख रहे हैं, पर क्लिकिंग फैक्टर तभी बनेगी जब तुम्हारा टीसीएम पार्ट स्ट्रांग हो जाएगा और तुमने इन टाइप के क्वेश्चंस करे हुए होंगे। तो वो कौन सा नियर बाय फंक्शन है जिसमें टीसीएम लग सकता है, उसको और गिवन फंक्शन को कंपेयर करो। सर एग्जैक्ट क्यों नहीं लग सकता टीसीएम? मतलब लगने को तो लगाने का सोच सकते हो, बट तुम देख सकते हो यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछ रहे, प्रिसाइज वैल्यू पूछ रहे कि किससे बड़ी होगी किससे छोटी होगी एंड सो ऑन। क्या ये स्टेप समझ में आता है सभी को? और अगर ये स्टेप समझ आता है तो इसके बाद तो तुम्हें ऑलरेडी पता है अब मैं क्या करूंगा, बताओ। क्या ये तुम्हें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की तरह दिख रहा है? और एक्स अगर ये दिख माइनस रहा वाई है मल्टीप्लाई एक्स तो माइनस हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे एक्स माइनस वाई से। नाउ व्हाट इज दिस एक्स माइनस वाई? 2 अटक गए। वो बड़ी टर्म होगी ना अपनी, माइनस के माइनस 1 की पावर 2/3। सर आपकी आवाज चली गई थी बीच में। हाँ सर। हाँ अभी आ रही है आवाज बेटा? हाँ हाँ भी आ आ रही रही है। ठीक है ना। मैं बस यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की टर्म दिख रही थी तो मैं एक्स माइनस वाई से मल्टीप्लाई डिवाइड करना चाहता था। एक्स और वाई एक बार मैं बता देता हूँ क्या क्या है। एक्स से मेरा के माइनस 1 की पावर 2/3, और वाई है हम नहीं के प्लस 1 ले लो, और ये के माइनस 1 की पावर 2/3 ले लो। तो ये एक्स माइनस वाई इधर आ गया, ऊपर भी हम रख लेते हैं 2/3 माइनस ऑफ के माइनस 1 की पावर 2/3। जैसे ही हमने इससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो जरा बताओ कि डिनोमिनेटर क्या बन रहा है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। के प्लस और 1 का जैसे स्क्वायर माइनस ए के क्यूब माइनस 1। माइनस बी क्यूब, यहाँ पे अगर हम एक्स माइनस वाई अगर और ले आए तो ये मिलके बन जाएगा मेरा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसका मतलब क्यूब से वो अपना 1/3 कैंसिल हो जाएगा, के प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ के माइनस 1 का होल स्क्वायर। पहली टर्म को बड़ी रखना जरूरी है, ठीक है, ताकि 4 के नेगेटिव नहीं आए। ठीक है, ऊपर मेरा के सर वो ऑलरेडी है, आपने 2/3 लग रखा है। वो तो चेक कर रहा था। चल कितना हो जाएगा? के प्लस 1 की पावर 2/3 माइनस के माइनस 1 की पावर 2/3, ये लिख दिया। ठीक है, अब a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये अपन ने कर लिया, ऊपर वो बच गया टर्म, पर ऊपर वाले से टेंशन मत लो, पहले अभी इसको नीचे सिंप्लीफाई वाला कर लो जो 4 के टर्म बन बच रही है। जाएगा। तो नीचे ये वाला अपना 4। हो जाएगा बेसिकली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी 2k ए माइनस बी 2, ये मेरा k आ गया, k प्लस 1 की पावर 2/3 माइनस के माइनस 1 की पावर 2/3, ये मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया। तो देखा जाए तो के तो मेरा कैंसल हो गया। अगर के कैंसल हो गया तो यहाँ मेरे पास बचा है अभी 4 के प्लस 1 की पावर 2/3 माइनस के माइनस 1 की पावर 2/3। तो जरा मुझे बताओ क्या आरएचएस वाले हिस्से में, इनइक्वालिटी के आरएचएस वाले हिस्से में टर्म कैंसलेशन लगता हुआ दिखाई देता है? बताओ हाँ जरा। सर, 2 के गैप में। हाँ और 2 का गैप वेटिंग कितना पीरियड। है? हाँ गैप सर। ऑफ 2 2, का वेट 2 2 का 2 गैप ऑफ 2। तो पहले के 2 और चलो लास्ट के 2। टू
वेरी गुड। चलो अब अपन समेशन पर आते हैं। तो हमसे तो पूछा था एक का समेशन के गोइंग फ्रॉम 1 to n, हमसे तो ये पूछा था। ऑलराइट, पर हम ये नहीं निकाल पा रहे थे, और वो तुम नहीं निकाल पाओगे, तुम ट्राई भी करके देख लेना, उसमें कुछ भी लॉजिक नहीं लग पाएगा क्योंकि एक टर्म अटक रही थी। मेरे ख्याल से सबसे टफ पार्ट ये था कि हमें इसको इस एक्सप्रेशन से देख के देखना है, फिर तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। जैसे जो क्लास में करा था √1 + √3 √5 + √7 वाला जो था, उसमें वो हाँ बीच की गैप फिलिंग करनी थी ताकि टर्म कैंसिलेशन हो जाए, वरना नहीं होगा। ये लॉजिक हमें सोचना पड़ेगा। अब अगर जैसे यहाँ पे देखें, अब तो हम कर ही लेंगे, देयरफॉर Sn विल बी डेफिनेटली लेस देन, हम दोनों तरफ यहाँ पे टेक समेशन ऑन बोथ साइड करेंगे, तो यहाँ समेशन आ जाएगा 1/4 बाहर कर देते हैं, के अपना 1 to n है, k + 1 की पावर 2/3 माइनस k - 1 की पावर 2/3, ये हम लगाएंगे। तो Sn कितना हो जाएगा 1/4 टाइम्स ऑफ, वैल्यू रखते जाओ, इधर वाली माइनस में 2 टर्म बचेगी, एक तो 0 ही हो जाएगी और एक 2 टर्म, गैप 2 का है तो मैं पूरा एक्सपांड करके नहीं बताऊंगा, एंड की 2 टर्म लिख देता हूँ। n अगर लिखूंगा, पर n क्यों लिखूं, अब तो चलो पहले n में लिख लेता हूँ। एक तो n+1 वाली रहेगी और एक n-1 वाली रहेगी, ठीक है। तो n+1 वाली लास्ट टर्म तो ये वाली रहेगी, और एक n-1 वाली भी रहेगी, लास्ट 2 टर्म्स बच जाएगी। अब ये लॉजिक मैं नहीं बताऊंगा, ये पहले हमने देख चुका है। आखिरी में से लास्ट 2 टर्म्स यही होगी इसको देखते हुए, और पहले की और इधर वाले को देख के 2 टर्म बचेगी माइनस में स्टार्टिंग की, तो क्योंकि ये बड़ी टर्म है, ये छोटी टर्म है। वैसे तुम एक्सपांड करके भी देख सकते हो, ओके। 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, पर 2 वाली भी बचेगी, तो 2 - 1 1 हो जाएगा, तो 1/1/3 वो तो 1 ही हो जाएगा। 1 और 0 वाली टर्म बच गई थी, उसको -1 करके लिख लिया। चलो, तो ये मेरा आंसर मतलब उससे छोटा होगा, ये तो कंफर्म है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ क्या है क्वेश्चन भाई अपने पास, S26 और S999। अब ये तो काम मैं तुम पे छोड़ता हूँ, तुम भी कर सकते हो शायद। इन दोनों को कंपेयर करना है। 26 पे देखोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 26 + 1 27, 27, अरे वाह मजा ही आ गया। 27 का क्यूब रूट 3, 3 का स्क्वायर 9, अरे यहाँ अटक जाएंगे, कोई बात नहीं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही देखनी है अपने को, तो -1 ऐसा कुछ आएगा। कोई डाउट यहाँ तक? तो अप्रोक्सीमेटली अपन बोल सकते हैं 26 को मैं 27 बोल दूंगा तो उससे तो और छोटा ही होगा, 2.9 जैसा कुछ। DIF 4 होगा। तो इसको हम 9 ही ले लेते हैं, 9 ले लेते हैं ओवरऑल, और उससे भी छोटा ही होगा, इक्वली तो वैसे भी नहीं है, तो 9 9 18 17, क्या 17/4 आ रहा है, लगभग। से छोटा ही होगा, कंफर्म है। तो S26 पक्का 17/4 से छोटा होगा, अर्थात थर्ड ऑप्शन तो पक्का करेक्ट है। तो ग्रेटर देन 17/4 तो गया ही नहीं है, और हम इसी तरीके से सेकंड ऑप्शन भी टिक कर सकते हैं। कैसे, वो मैं तुम खुद सोचना, ये मैं तुम्हारे लिए छोड़ूंगा। उस साइड हैशटैग लेस ही है तो DIY, वो लेस ही है। ठीक है। अब तुम ये बोल सकते हो सर यहाँ पे तो एक ही टाइप की इनइक्वालिटी मिली है, अगर ग्रेटर देन वाला पूछ लेते तो, क्योंकि ये तो लेस ही देगा हमेशा, ग्रेटर वाली कोई उस तरफ से वाला भी कोई क्वेश्चन होता है नॉन, तो वो अपन किसी और दिन एडवांस क्लास में देखेंगे जहां दोनों तरफ रहेगा, ठीक है। और वो कैसे सवाल होते हैं और दोनों तरफ का इंपॉर्टेंस क्या होता है, कुछ इस टाइप के सवाल हम देखेंगे लेटर ऑन, अभी नहीं। इस टाइप के सवाल, ये मैंने जो तुम्हें TCM शीट दी थी ना, TCM 1 और 2, उसमें इस टाइप के सवाल रखे हुए हैं कि गोइंग फ्रॉम 1 to 999 करके दे देंगे, और इसके GIF की वैल्यू ऑब्वियसली 1/√1 1/√2 इसके सम के GIF की वैल्यू क्या होगी, ये हम करेंगे। ये मैंने TCM शीट में दिया हुआ है, और वैसे तो मैं कई सालों से करवाते आ रहा हूं, पर 2-3 साल पहले ये क्वेश्चन IOQM में 5 मार्क में आ गया था, पता है, एज इट इज आ गया था। पर अभी हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे, ये हम बाद में देखेंगे। और इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन के थ्रू भी होता है तरीका, तो वो तो अपन नेक्स्ट ईयर ही देखेंगे, ठीक है। तो अभी ये वाला क्वेश्चन हम काफी रखते हैं, बाकी दोनों तरफ के बाउंडेशन वाले अप्रोक्सीमेट वैल्यू जिससे GIF भी निकल जाए, वो सब अपन बाद में देखेंगे, ओके। चलो, तो आगे बढ़े। सर थोड़ा ऊपर करोगे? ठीक है, एक और सवाल मैं बता देता हूँ, बेसिक सही सवाल है, बस फिर उसके बाद अपन डबल समेशन वाला पार्ट, ट्रिपल समेशन वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। चल, मैं लिखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर
any natural number for any natural number n greater than 1, consider the sum s equal to 1 upon n square plus 1, 2 upon n square plus 2, 3 upon n square plus 3, up to dot 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 n upon n square plus n। इसकी वैल्यू तुमसे पूछी जा रही है। ऑलराइट, अब अगर इसकी वैल्यू पूछी जा रही है तो यहाँ पे मैं तुम्हें ऑप्शंस दे देता हूँ। पहला है s लेस देन हाफ प्लस 1/2n, दूसरा है s ग्रेटर देन हाफ, तीसरा है s ग्रेटर देन हाफ प्लस 1/2n, और चौथा है s लेस देन 1। इस टाइप के हमें ऑप्शंस दिए हुए ग्रेटर देन लेस देन। ये वाला मैं बता देता हूँ, यहाँ अपन दोनों बाउंडेशन देखेंगे, लेस और ग्रेटर दोनों वाली। वो जीएफ वाला जो मैंने अभी पहले लिखा था वो मैंने हटा भी दिया क्योंकि अपन वो बाद में देखेंगे अच्छे से। तो बोलोगे तो मैं सीक्यूटी में दे दूंगा वो, वैसे वो टीसीएम शीट में ऑलरेडी विद सॉल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, चैलेंजिंग शीट जो है 2 टीसीएम की। खैर अभी तो ये करते हैं, बहुत बेसिक पर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, और इस कॉन्सेप्ट को भूलना मत। जैसे कि अगर अपन तुम इस क्वेश्चन में देखोगे तो तुम इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। कितना अजीब है ये तो, कुछ एचपी टाइप का, मतलब नीचे एक नंबर चल रहा है और ऊपर वेरी कर रहा है। तुम कुछ भी कर लो n अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन में तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मतलब r अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर देखा जाए तो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाली जाएगी क्योंकि इसमें कुछ टर्म कैंसिलेशन जैसा भी नहीं होगा। दूसरी चीज सर आपको कैसे पता है, क्योंकि ऑप्शन में भी देखो लेस देन ग्रेटर देन पूछ रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पे नहीं होगी। वैसे तो हम करके देख सकते हैं पर अभी फिलहाल हमें नहीं दिख रहा है। तो अब इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, ठीक है, तो तुम्हें सोचना पड़ेगा। मुझे एक बात बताओ, फ्रैक्शनल नंबर के एडिशन कब आसान होते हैं? ये लॉजिक पर ये पूरा क्वेश्चन टिका है। फ्रैक्शनल नंबर के एडिशन कब आसान होते हैं? जब डिनोमिनेटर सेम हो। सेम हो। अगर ये लॉजिक पता है एकदम बेसिक, तो भाई साहब ये क्वेश्चन अब कुछ नहीं बचता है। तुमसे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछा, तुमसे बस ये पूछा किससे छोटा होगा किससे बड़ा होगा। तो अब देखो हम कैसे करते हैं, ठीक है। 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 तो ऑब्वियसली इक्वल टू ही होगा 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1। इसको तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, पहले वाले को। जो दूसरा वाला है ना, अब उसको समझना ध्यान से। 2 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 2, या वो भी क्यों लेना, अपन ये भी बोल सकते, लो उससे भी और थोड़ा सा प्रिसाइज करके मैं बताता हूँ। 1 से लेके क्यों क्या लेना, ये 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1, 1 अपॉन एन स्क्वायर बड़ा ही होगा। यहाँ से शुरुआत कर लेते हैं, हम कोई भी रख सकते हैं। अब यहाँ दिमाग लगेगा, हाँ, फिर ऑप्शन से टैली भी करेगा, ये हम डेफिनेटली बोल सकते हैं। उसके बाद मुझे बताओ उसी तरीके से 2 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 2, क्या वो भी 2 बाय एन स्क्वायर से तो छोटा ही होगा? जवाब दो। ठीक है, हाँ ऐसे सर। 3 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 3, पक्का है कि 3 अपॉन एन स्क्वायर से छोटा ही होगा, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ऐसा कब तक जाएगा? आखिरी वाला क्या है भाई, n अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन। तुम ये भी बोल सकते थे सर सबको n स्क्वायर प्लस 1 से इक्वेट कर दो, हाँ वो भी कर सकते थे, वो भी तुम बोलोगे तो अपन वो भी करके देख लेंगे। पर अभी मैंने पहले ये वाला बताया कि ये कंफर्म है कि ये सब वैल्यू इससे तो डेफिनेटली सब छोटी होगी। जो गिवन सीरीज है वो इन सब से तो छोटी होगी। जरा इन सबको ऐड करो एक बार, इन सभी इनइक्वालिटीज को ऐड करो, इनइक्वालिटी ऐड तो हो ही सकती है। तो जो LHS बनेगा, क्या वो LHS मेरा ऐसी बनेगा? डेफिनेटली एस बनेगा, जो कि लेस देन 1 बाय एन स्क्वायर, तो कॉमन निकल गया। बचा कितना, 1 प्लस 2 अप टू n, और 1 से लेके n तक का सम होता है मेरा n इंटू n प्लस 1 बाई 2। n कैंसल हो गया, n प्लस 1 बाई 2n। क्या ऐसा कुछ दिखाई देता है? या इसी को क्या लिख सकते हैं अपन, 1/2 प्लस 1/2n। तो ये गिवन वैल्यू पक्का है कि इससे तो छोटी ही होगी। तो क्या हम फर्स्ट ऑप्शन टिक कर सकते हैं? जवाब दो। यस सर। हमने लेस वाला Yes, देखा है sir. अभी, ठीक है। अब कोई ये भी बोल सकता था सर आपने ये क्यों लिया। आप यहाँ से भी तो शुरुआत कर सकते थे कि पहले टर्म को तो वैसे ही रखा, चलो ठीक है, पहले टर्म को वैसे ही रखा, दूसरे टर्म को देखना, हाँ अभी
टू अपॉन एन स्क्वायर प्लस टू को सर हम टू अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन भी तो लिख सकते थे, और ये ऑब्वियसली बड़ा होगा टर्म, क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा वैल्यू बड़ी। बिल्कुल, हम इससे भी आगे बढ़ सकते थे, ये कोई गलत नहीं, वो तो सेम अब देखना पड़ेगा अपन को, या एंड में जाके हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू सही हो सकती है ऑप्शंस वाली। ऐसी अगर मैं देखूं 3 वाला, ये तो क्या मुझे पता था इसलिए मैंने वैसे बता दिया, पर कोई बच्चा ये भी तो सोच सकता है डिनोमिनेटर सेम रखना है सबसे बेस्ट, ताकि एडिशन आसान हो जाए। दिस इज द ओनली क्लिकिंग फैक्टर, 3 अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन एंड सो ऑन, ऐसा जाता जाएगा। आखिरी क्या है, एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन, वो भी डेफिनेटली एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन से तो छोटा ही होगा। ऑलराइट, और अगर इन सबको ऐड करें ऑल्सो, तो पता है ये और प्रिसाइज वैल्यू देगा। क्यों? क्योंकि तुमने एक को तो सेम ही मान लिया है, तो ये तो और प्रिसाइज की तरफ पहुंच रहे, अपन एग्जैक्ट की तरफ पहुंच रहे। तो ऐड करेंगे सभी को, तो मुझे क्या मिलेगा, एस, और ऑब्वियसली सबको ऐड करूंगा, भले ये इक्वल है पर बाकी सब टर्म तो छोटी है, तो ऑब्वियसली एस तो छोटा ही आएगा। ठीक है, मतलब ये समझ लो कि इस टर्म को हटा के इनको ऐड कर दो, इनको कर दो ऐड, और फिर दोनों तरफ क्या कर दो ऐड, एन वन अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन कर दो। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ ऐड करने से क्या होगा, वैल्यू पे फर्क तो ना पड़ेगा, और अपना एक तरफ एस बन जाएगा, ऐसे भी समझ सकते हो। तो दूसरी तरफ क्या आया जरा बताओ, वन अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन, टू अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन, आखिरी होगा एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन। अगर किसी ने ऐसा लिखा तो हाँ, ये भी तो हम बोल सकते हैं। अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन इंटू एन प्लस वन, टू टाइम्स ऑफ एन स्क्वायर प्लस वन, ये आया। तो पक्का है कि एस इससे तो छोटा ही होगा। बोलो, इसी बात से सब एग्री करते हो कि नहीं? यस सर। ठीक है, अब ये भी करेक्ट है, अगर ये ऑप्शन में होता तो मैं इसको भी टिक करता। ठीक है, अब कई बार ये भी बता दूं, पेपर में तुम्हें कभी भी एन की टर्म्स में नहीं देंगे, पेपर में पता है किसकी टर्म्स में देंगे, तुमसे किसी एक पॉइंट पे वैल्यू पूछ लेंगे। ऐसा क्यों, बताओ क्यों? ताकि तुम ऑब्जेक्टिव अप्रोच ना लगा पाओ, वरना तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी हो जाएगी, एन में तो तुम एन रखते जा रहे हो, एन को ग्रेटर देन, और फिर अप्रोक्सीमेट वैल्यू देख के तुमने ऑप्शन टिक कर दिया और तुम खुश हो गए। उसके लिए हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम जेई के लिए पढ़ रहे हो। जेई स्मार्ट है, उसको पता है कि एन की टर्म्स में हम देंगे नहीं, तो वो कोई भी नंबर दे सकता है। तो या तो इससे देखोगे कंपेयर, ये और प्रिसाइज है, दिस इज मोर प्रिसाइज वैल्यू। जैसे अपन बोलते हैं ना, नंबर है 5, नंबर है 50, वो मुझे बताओ क्या वो 100 से कम है? बिल्कुल सही। वो 80 से भी कम है? बिल्कुल सही। वो 70 से भी कम है? बिल्कुल सही। तो अपन ये और प्रिसाइज होते जा रहे हैं इस तरीके से, ताकि अपने ऑप्शंस मैच कर जाए, क्योंकि हम एग्जैक्ट तो नहीं निकाल सकते, तो इसलिए हमें ऑप्शंस की तरफ देखते रहना पड़ेगा कि ऑप्शंस किस टाइप के दिए हुए हैं। ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, और ये प्रैक्टिस मांगती है। ठीक है, हम इसको और डिटेल में नेक्स्ट ईयर इंटीग्रेशन चैप्टर में, सैंडविच थ्योरम इन लिमिट चैप्टर में हम देखेंगे इनको और डिटेल में। ठीक है, तो बेफिक्र रहो, और एक आध होगा तो नेक्स्ट क्लास में और करवा दूंगा मैं। रिवर्स हाँ, भी करके ग्रेटर देन की वैल्यू आ जाएगी ना 1/2। हाँ वैसे भी तुम सोच सकते हैं, हाँ वो अभी करेंगे ना, वो भी करेंगे, ये मोर प्रिसाइज है। ठीक है, पर इससे अपना ऑप्शन मैच नहीं हुआ, पर अपना वो वाले से थोड़ा कम प्रिसाइज से ऑप्शन मैच हो गया। ठीक है, अब अपना ग्रेटर देन का भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो अब ग्रेटर देन ऑप्शन दिया हुआ है, तो भाई साहब ग्रेटर देन के लिए क्या करें? ठीक है, ये तो लेस देन वाला है। ठीक है, 1 से छोटा होगा इस टाइप से, और वो हाफ प्लस 1/2n से तो छोटा ही होगा। अच्छा, तो 1 से भी छोटा होगा ऐसा बोल सकते हैं क्या? ये वैल्यू 1 से छोटी होगी ऐसा बोल सकते हैं? Yes, sir. यस सर। हाँ सर। Yes, sir. क्यों बोल सकते हैं? बहुत इजी है, सर 1 एन अपॉन एन इक्वल टू स्क्वायर टू प्लस, को टू रख रहे हाँ हैं। हाँ हाँ हाँ, मतलब ऐसे ठीक है, पर मैं ये भी तो बोल सकता हूँ ऑल्सो 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन, एन तो अपना ग्रेटर देन 1 ही है, ये वैल्यू पक्का 1 से कम होगी, 1/n से कम होगी, ऐसा बोल सकता हूं मैं कि नहीं बोल सकता? सोच के देखो, 2 अपॉन एन स्क्वायर प्लस टू क्या पक्का 1 अपॉन एन से कम होगी? सोच के बताओ, दिमाग लगा के बताओ, क्या ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? ऊपर का मैंने 2 को 1 लिख दिया है भाई, तो थोड़ा सा बच के बोल एन सकते हैं कि नहीं? फ्रैक्शनल है क्या? सर टू को कैसे बोल सकते हैं? हाँ, तो दूसरे वाले को हम फर्स्ट ऐसे कैसे वाला बोल बोल सकते हैं सकते हैं, डायरेक्ट? फर्स्ट वाला फर्स्ट बोल वाला सकते बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब ये मैं तुम्हें सोचने को बोलता हूँ कि क्या ये वैल्यू सही होगी, 1 से छोटा होगा कि नहीं। इसको मैथमेटिकली हम कैसे बोलेंगे? 1 2 3 रख के ऑब्वियसली दैट इज नॉट द करेक्ट मेथड इन मैथमेटिक्स, दैट इज एलिमिनेशन मेथड, बस ये बोल सकते हैं अपन। क्या ये 1 से छोटा होगा? सर 2 ऐसे अपॉन एन लिख स्क्वायर सकते हैं प्लस ना, टू, मतलब
हमें जो एस की वैल्यू आई उसमें मिनिमम एन तो 1 होगा ही, तो फिर वो छोटा ही होगा 1 से। हाँ, अब देखो ये 1/2 प्लस 1/2n है और n मेरा 1 से बड़ा है, हम इसके लिए बात कर रहे हैं। तो कंफर्म है कि ये 1/2 नहीं होगा, ये 1/3 1/4 होगा, और 1/2 में जब 1/2 ऐड करते हैं तभी 1 होता है। तो ये तो उससे भी छोटा है, तो 1 से तो छोटा ये पक्का होगा, हम ऐसा भी बोल सकते हैं इसको देखते हुए। अगर ये ट्रू है तो हम ये भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये तो और प्रिसाइज वैल्यू है, ये तो और कम प्रिसाइज वाली दी है, तो ये तो हम सही कर ही सकते हैं। पर ये ग्रेटर वाला तो हम नहीं बोल सकते। पर अभी हाफ से ग्रेटर बोला है, अब हाफ से ग्रेटर तो जरा देखना पड़ेगा पॉसिबल है कि नहीं, ये दूसरी तरफ का बाउंडेशन हो गया है। तो अब देखो उस दूसरी तरफ के बाउंडेशन को हम कैसे करेंगे, और दूसरी तरफ के बाउंडेशन कुछ नहीं है। नाउ टेक एक्सट्रीम वैल्यू, नाउ टेक ऑब्लिक कंपेयर विद द एक्सट्रीम वैल्यू, विद एक्सट्रीम वैल्यू। अब एक्सट्रीम वैल्यू क्या है जरा वो देखें अपन, ठीक है। तो एक्सट्रीम वैल्यू की बात करते हैं अपन, यहाँ पे देखो कौन सी एक्सट्रीम वैल्यू है, ये वाली। इससे कंपेयर करेंगे तो वैल्यू बड़ी हो जाएगी ना इसकी। देखो मैं बताता हूँ, 1 डिनोमिनेटर को बस देखते रहना, n² प्लस n, ठीक है। वो मुझे चाहिए, सबका डिनोमिनेटर मैं n² प्लस n करना चाहता हूँ। तो मुझे जरा बताओ 1/n² प्लस 1 क्या पक्का 1/n² प्लस n से तो बड़ा ही होगा? डिनोमिनेटर बड़ा है तो वैल्यू तो उसकी तो बड़ी होगी, क्योंकि वैल्यू छोटी हो गई। क्या 2/n² प्लस 2 बड़ा होगा 2/n² प्लस n से? सोच के बताओ। क्या 3/n² प्लस 3 ग्रेटर देन होगा 3/n² प्लस n से? जवाब दो। यस सर। ऐसा लिखते जाओ, ठीक है। मतलब मैं ये वाला लॉजिक ही लगा रहा हूं, जैसे इसमें देखा था ना, पर इससे काम नहीं आया कुछ। पर ये बहुत बढ़िया था, एक बार इनिशियल वैल्यू से कंपेयर कर लो। कंपेयर, ये लॉजिक क्या था बेसिकली, कंपेयर विथ इनिशियल वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, जो भी उस सीरीज की मिनिमम वैल्यू उससे कर लो। और इससे क्या कर रहे हैं अपन, कंपेयर विथ एक्सट्रीम वैल्यू। ये है हमारा लॉजिक। पर यहां से नहीं, हम तो और उसको अच्छा बना दिया अपन ने तो n² करके, क्योंकि तब वो एग्जैक्ट मिल रहा है। पर ये और ज्यादा प्रिसाइज है, याद रखना। चलो ऐसा करते जाएंगे, आखिरी बताओ। n/n², n-1/n² प्लस n-1, डेफिनेटली n-1/n² प्लस n2, ये बड़ा होगा। सर एक आखिरी बचता है n सर अपॉन, हाँ 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 हाँ, क्या सर हो जो गया? ये 3/n² प्लस 3 ग्रेटर देन 3/n² प्लस n, वो तो हर किसी के लिए वैलिड नहीं हो रहा है। मतलब n को 2 रखेंगे तो फिर वैलिड नहीं होगा। n को 2 मतलब रख देंगे तो हाँ, तो फिर तो अब 3/n² प्लस 3 ग्रेटर देन 3/n² प्लस नहीं n। नहीं नहीं, अब समझो, ये Sn है। तो मतलब जब हम 2 रखेंगे तो पहली दो टर्म ही रखेंगे, वैसे टाइप से। अच्छा पूरे में वो ठीक नहीं है। रखना है, 3 जैसे अपन समेशन बोलते हैं ना, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, वैसे टाइप से ओके बोला जा सर। रहा है, ठीक है। वो वैसे ही अप टू एन टर्म्स ही है वो। फिर तो तुम जितनी कम करोगे वो उतना कम हो जाएगा ना सम, फिर पूरा सम नहीं करना है फिर वैसा। ओके, ओके सर। ओके। चलो चलो, ये हो गया। अब सबको ऐड कर दो, ऐड ऑल। तो क्या होगा, एक तरफ तो ऐसे ही बनेगा, इसको भी ऐड कर दो, दोनों तरफ ऐड ऑन बोथ साइड कर देंगे, यहाँ तक भी ऐड करेंगे एंड ऑन, और उन दोनों को ऐड कर देंगे। तो एस डेफिनेटली बड़ा होगा किससे, 1/n² प्लस 1 तो कॉमन ही निकल गया, 1 प्लस 2 अप टू, और ये दोनों तरफ ऐड कराइए n, तब जाके तो वो एस बनेगा। ये तो किससे ये बड़ा होगा हमेशा, n/n+1/2 से, और ये बेसिकली n/n+1। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि s पक्का हाफ से बड़ा ही होगा? ठीक है, ये मैथमेटिकली प्रूविंग चीजें हैं, हमें दिख रहा है, इनको अज्यूम करके हम देख रहे हैं छोटी बड़ी वैल्यू, वो ठीक है। पर ये अप्रोच समझ पाए, ये नेक्स्ट ईयर में बहुत यूज करूंगा सैंडविच थ्योरम के अंदर, लिमिट चैप्टर में। जब लिमिट एग्जैक्ट नहीं निकलेगी तो अप्रोक्सीमेट लिमिट की वैल्यू निकालने के लिए, मतलब वो हम देखेंगे फिर, तब भी ये कॉन्सेप्ट हम देखेंगे कि लिमिट की हम वैल्यूज कैसे निकाल सकते हैं। एक थ्योरम होती है वैसे सैंडविच थ्योरम, उसके थ्रू। पर एक बार छोटी वैल्यू से कंपेयर करना और एक बार बड़ी वैल्यू से कंपेयर करना, क्या ये लॉजिक याद रख लोगे? बोलो जल्दी से। यस सर। चलो तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा मेन पार्ट, और वो होता है
डबल समेशन हाफ एन आवर अब अपन यही देखने वाले हैं, बाकी तो कल भी खैर मैं क्लास लूंगा ही। डबल समेशन और ट्रिपल समेशन, और जरूर नहीं डबल ट्रिपल, मैं 4 भी लगा सकता हूँ एंड सो ऑन, ऐसा लिख देता हूँ एंड सो ऑन। और इसको हम कौन सा वैरायटी बोलेंगे, अब मुझे पता नहीं दोनों बैचेस में कौन सी 25। वैरायटी बनेगी। E05 के कोई बच्चे बैठे हैं क्या, उनका भी क्या B25 ही था क्या, मैं देख लो। चलो ठीक है, ओके तो चलो करते स्टार्ट फिर। भाई ये क्या है डबल ट्रिपल समेशन जो इतना ज्यादा हाईलाइटेड हो रखा है। हम, हाँ मैं इसमें बहुत टफ तो अभी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उसमें फिर हम एनसीआर का इस्तेमाल करते हैं, बट फिर भी मेरे पास इस पे भी कुछ ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि इम्पॉसिबल टू थिंक है। ठीक है, तुम बोलोगे तो मैं वो भी तुम्हें दे दूंगा हार्डेस्ट प्रॉब्लम टाइप से, और एकदम बेसिक है, पर वो मैनिपुलेशन बहुत टफ हो जाता है उसमें एक्चुअली। सॉल्यूशन देख के तो समझ जाओगे, पर वो मैनिपुलेशन हम कैसे सोचे वो बहुत टफ होती है चीजें। आईटी तो कभी खैर पूछेगी नहीं, बट वो तो जस्ट फॉर द प्रैक्टिस पर्पस रहता है। खैर अभी तो अपन बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं। डबल ट्रिपल समेशन क्या होता है, ठीक है। अब इसको समझने के लिए पहले सिंगल समेशन तो फील कर ले कि अगर मैं ऐसा लिखता हूँ आर गोइंग फ्रॉम 1 to n, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब होता है 1 इज एडेड n टाइम्स, कांस्टेंट ही है, तो 1 + 1 + 1 अप टू n टाइम्स कितनी हो जाएगी इसकी वैल्यू n। बताओ जल्दी से, क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आती है। यस सर। अगर मैं लिख दूं यहाँ पे 2, तो 2 इज एडेड n टाइम्स, n टाइम्स। लो ये भी हो गया, देयरफॉर आंसर क्या हो जाएगा 2n। हाँ अगर मैं ऐसा लिख दूं आर गोइंग फ्रॉम 2 to n, तो 2 कितनी बार ऐड होगा, n - 1 n टाइम्स। माइनस वन। n - 1 टाइम्स कैसे, डिफरेंस करके -1, ये तो तुम्हें पता होगा, डिफरेंस करके +1, n - 2 +1, ऐसे ही तो ऐड करते हैं टर्म्स, मतलब 2 से n तक जा रहा है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे 0 to n पूछ लेता, क्योंकि ये तो कांस्टेंट नंबर ही है, उसको पर हम कितनी बार ऐड कर रहे हैं 0 to n, मतलब प्लस n+1 टाइम्स। ये हो गया आंसर। ये तो बेसिक बेसिक समझ में आ गए, इसमें कोई दिक्कत है तो अपन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना फिर, बोलो। नहीं। चल तो ये अपना बेसिक पार्ट तो हुआ, अब इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अगर वेरी करने वाली चीज होती तो क्या करते हैं भाई, चलो वेरी करने वाली चीज बाद में देखेंगे, पहले अभी अपन कांस्टेंट नंबर को देखते हैं। अब मैंने समेशन को बढ़ाया, मिली कभी भी बन ही रहा हूं, पर ऐसा लिख दिया आई गोइंग फ्रॉम 1 to n, जे गोइंग फ्रॉम 1 to n, ऐसा कुछ दे दिया। अब इसका मतलब क्या है, ये पहले तो समेशन ऑफ ये एनी हो समझाओ। गया ना। 1 to n और फिर अपना समेशन जे गोइंग फ्रॉम 1 to n, ऐसे 2 बार समेशन दे दिया है। तो जरा इसको समझते, इसका मतलब क्या है पहले तो फील करते हैं। तो इन जनरल अभी तो इसको अलग अलग सॉल्व करके देखते हैं अपन, तो कितना हो जाएगा जे गोइंग फ्रॉम 1 to n, समेशन तो चलेगी ना साइकिल, तो पहले अपन इसको सॉल्व करेंगे आराम से। तो 1 को n टाइम्स ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी n, ये आ गया। n तो n भी तो कांस्टेंट ही है, j पे थोड़ा डिपेंड कर रहा है, ये i है और ये j है, तो n तो बाहर ही हो जाएगा। क्या ये फिर से मुझे एक और n दे देगा, ओ ये तो बाहर कर दिया मैंने। तो क्या ये भी n ही हो जाएगा, तो क्या ये वैल्यू n² हो जाएगी, पहले तो मुझे ये बताओ। ठीक है, क्या ये वैल्यू n² होगी, आराम से सोचो देखो और मुझे बताओ। यस सर। ठीक है, अगर अगर मान लो ये यहाँ पे 3 चल रहे होते ऐसे 1 टाइम्स, तो 1 का n कितना हो जाएगा n³, n क्यूब। ये हो गया। ठीक है, ऐसे 4 लग गए, 5 लग गए, 10 लग गए, चलो बेसिक चीज तो अपन समझ गए। ये n² हुआ क्यों, तो इसको थोड़ा हम फील भी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, देखो i1, एक बार जे भी 1 होगा, अगर i1 होगा, ऐसे समझो i1 होगा तो उसके करस्पॉन्डिंगली जे तो इंडिपेंडेंट है, तो जे तो 1 to n तक ही जाएगा पूरा, राइट। अगर i2 रखा तब भी जे 1 to n होगा, करस्पॉन्डिंगली देखना ना वो साइकिल, तुम्हें साइकिल देखनी है एक्चुअली कि वो साइकिल समेशन की कब तक चलेगी और कितनी टर्म्स होगी। अभी हम क्या देख रहे हैं कि साइकिल ऑफ समेशन में हाउ मेनी टर्म्स विल बी देयर, लॉजिक। साइकिल ऑफ समेशन,
हाउ मेनी टर्म्स विल बी देयर। ये लॉजिक है, ठीक है, और उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं यहां से। चलो बताओ, और बताओ, इसी लॉजिक को आगे बढ़ाते हैं। और बताओ, आई जब 3 होगा तब बताओ जे कहां से कहां होगा, उसके लिए भी तो 1 to n ही होगा, तो एंड सो ऑन। जब आई मेरा n हो जाएगा तब भी जे कहां से कहां जाएगा, 1 to n। तो जरा बताओगे कितनी बार साइकिल चली, ये तो कांस्टेंट, पर कांस्टेंट कितनी बार चलेगा, कितनी बार ऐड होगा, क्योंकि यहाँ पे भी तो अपन वही बोल रहे हैं n टाइम्स। वो साइकिल क्योंकि समेशन की अपनी n टाइम्स गई, अब डबल समेशन में साइकिल कितनी बार जाएगी, जरा बताओ कितना हो जाएगा ओवरऑल सम। क्या ये लॉजिक समझ में आएगा तुम्हें, ये कितने आएगी टोटल, n टाइम्स। क्या ये भी n टाइम्स ही होगा, जब i 2 होगा तो j 1 to n, मतलब पेयरिंग अगर इसको ऐसे फिल करना तो ऐसे भी फिल कर सकते हो, 1,1 ये आए हैं, हाँ, और ये j है, फिर उसके बाद 1,2 आखिरी होगा 1,n, ऐसे पेयरिंग वाइज भी फिल कर सकते हो, फिर 2,1 2,2, ऐसा पूरा मैट्रिक्स टाइप बन जाएगा एंड सो ऑन। और ये भी कितने टोटल n है, देख लो जरा, i कहां से कहां जा रहा है, 1 to n, तो अल्टीमेटली ये n टाइम्स कितनी बार हो जाएगा, n टाइम्स प्लस n टाइम्स प्लस n प्लस n प्लस n प्लस n प्लस n, कितना हो जाएगा, n इंटू n, मतलब n स्क्वायर। एक टाइप का मैट्रिक्स नहीं बन जाएगा ये, मैट्रिक्स बोले तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसे 1,1 से रखते हुए 1,n, और ऐसे ही आखिरी होगा मेरा n,1 से, यहाँ पे 2,2 आएगा, 3,3 आएगा एंड सो ऑन, ऐसा कुछ मैट्रिक्स टाइप चलेगा। इस बात से एग्री करते हो, ये फील होता है। तो अब ऐसे में फिर ये वाला नहीं बता रहा हूँ n क्यूब, अब ये तो और लंबा चल जाएगा, तुम समझ गए हो कैसे फील करना है, तभी तो अपन डबल को ही एक बार ये देख रहे हैं। वापस समझा सकते हैं, i इज इक्वल टू 1 और j इज इक्वल टू 1 to n जा रहा है वो। अरे बेटा, आई को जब अपन ने 1 रखा तो जे तो इंडिपेंडेंट है, जे तो अपना 1 to n जाता ही रहेगा ना पर बारे। जब मैंने आई को 2 रखूंगा, मैं समेशन ओपन करूंगा तो जे तो तब भी 1 to n जा रहा होगा, ये दोनों अलग अलग हैं। उसी चीज को हमने कैसे समझा था यहाँ पे, पहले हमने इसको सॉल्व करा n, अभी भी तो जे तो 1 to n जा ही रहा है, n तो कांस्टेंट था बाहर निकला, फिर से 1 to n में 1 का समेशन तो n ही होगा, वही n स्क्वायर हुआ। n स्क्वायर का मतलब क्या है, ये है वो टोटल टर्म्स जो साइकिल चली है उतनी बार, ओके। समझ आया, हाँ ठीक है। सर। अब ये समझना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे अभी बहुत सारी कंडीशंस लगा दोगे तो भी तुम कर लोगे, और ये मैट्रिक्स मेथड बहुत जबरदस्त मेथड होती है ये, क्योंकि इसमें तुम्हारे काउंटिंग थोड़ी सी आसान हो जाती है, थोड़ा सा मेंटल एबिलिटी का पार्ट हो जाता है कि कौन सी टर्म लेनी है कौन सी नहीं, क्योंकि इसमें तो अभी कंडीशंस भी तो लगेगी। अब जैसे मैंने ये कंडीशन लगा दी, डबल समेशन 1, ठीक है, आई गोइंग फ्रॉम 1 to n, j गोइंग फ्रॉम 1 to n, पर मैंने यहाँ पे लिख दिया i इज नॉट इक्वल टू j, ऐसा लगा दिया, मतलब अब तुम्हें वो पूरी साइकिल में कौन सी टर्म्स हटानी पड़ेगी बताओ, और डायगोनल वाले। डायगोनल वाली डायगोनल हटानी वाली। होगी, तो डायगोनल वाली हटा सकते हो, थोड़ा सा मतलब दिमाग लगाओगे, कितनी होगी टर्म्स, डायगोनल में कितनी टर्म्स होती है, n, ये n स्क्वायर ही टर्म्स तो होती है, है, n तो टर्म्स क्या n मैं टर्म्स। n स्क्वायर n माइनस होगी। n लिख सकता हूँ डायरेक्ट, हाँ लिख सकते हैं। और अगर वैसे नहीं तो ऐसे देख लो भाई, अब वो काउंटिंग वही ज्यादा आसान होगी, टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर दो, रिवर्स, हैशटैग रिवर्स, ये सबसे बेस्ट होता है। टोटल काउंटिंग कर ली साइक्लिसिटी की, फिर उसमें कौन कौन से हटानी है, आई इक्वल टू जे वाली, और आई इक्वल टू जे कितने होंगे, 1 1 2 2 अप टू n कॉमा n, तो टोटल माइनस व्हेन आई इक्वल टू जे हो जाएगा, टोटल n स्क्वायर है माइनस, कोई डाउट। अभी सिर्फ कांस्टेंट, अभी हम देख रहे हैं कि वो मशीन, वो साइकिल चलेगी कितने पीरियड तक, कितनी साइक्लिसिटी तक, वैसा। चलो इसमें और अगर कहानी में ट्विस्ट लाना है तो अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, मैंने ये लिखा, मैं 3 भी लगा सकता हूँ पर अभी 2 ही समझ रहे हैं, और मैंने लिख दिया आई ग्रेटर देन जे, ऐसा लिख दिया, सिर्फ आई ग्रेटर देन जे ही होगा। आप कैसे करोगे जरा बताओ, डायगोनल के नीचे। हाँ, तो वो कितनी टर्म्स होगी, अगर ये तुम्हें स्क्वायर दिखता है, कभी स्क्वायर बनाया है कभी मैट्रिक्स बचपन से अभी तक में, देखो इधर 1,1 1,2 1,3 1,4 तक ले लेते हैं, 2,1 2,4, ये 2,2, या समझ जाओगे ना, वो आधी आधी टर्म्स होती है, इतना तो सिमेट्रिसिटी पता है कि हाँ बना बना हाँ के हाँ। बताओ। उसमें क्या हम नहीं नहीं डायगोनल के समझ गए। एक साइड वाला ही लेंगे।
हाँ, इस तो साइड ये वाला। जितने भी हाँ। रहेगी n, उसके ऊपर और नीचे सिमेट्री होती है ऑब्वियसली। स्क्वायर का डायगोनल, डायगोनल वर्ड ही तो इसलिए उसके बोलते हैं। ऊपर वाले ही लेंगे। हाँ, तो फिर उसमें क्या करेंगे अपन? तो उसके लिए ऑब्वियसली हमें टोटल पता है n स्क्वायर, जिसमें से माइनस n कर दिया अपन ने, और i बड़ा होगा। i बड़ा किस में होगा? i मतलब पहला वाला है, पहला रिप्रेजेंट i करता है, दूसरा रिप्रेजेंट j कर रहा है मेरे अकॉर्डिंग। i रो, तो रो नीचे वाइज देख लो, तो अपन नीचे वाला लेंगे, पर ऊपर और नीचे तो सेम ही है, बीच वाले हटा दिए, तो क्या इसका आधा ही होगा? और क्या मैं इसको n इंटू n माइनस 1/2 लिख सकता हूँ? ये हो गया। ठीक है, क्या ये समझ में आया? काउंटिंग आती कि काउंटिंग भी सिखाऊं? नहीं, बोलो आती जल्दी है, से। चलो ठीक है, आती बढ़िया, आती। गुड। अब इसी लॉजिक को समझो पीएनसी के थ्रू भी, पीएनसी के थ्रू भी। अब पीएनसी के थ्रू लॉजिक क्या है वो जरा समझो। अगर तुम देखोगे इसको नॉर्मली एक्सपांड करे तो देखो 1,1 1,2 अप टू 1, ऐसे ही अपना n,1 n,2 अप टू n,n, पता है, तो उसके 1 से लेके n कॉम्बिनेशन तक है। बन गया। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं यहाँ पे कि टोटल 1 to n है तो n है, और n में से कोई भी दो वैल्यू पिकअप करनी है, एक i के लिए और एक j के लिए, एंड जस्ट यू हैव टू सिलेक्ट आउट ऑफ n ओनली सिलेक्शन। values, out of n values we will select two values for i and j, i oblique j। और nc2 की वैल्यू भी तुम्हें पता है कितनी होती है? n इंटू n एन माइनस एन 1/2। माइनस वन अब वो बाई तुम टू एक्सपांड करके देख लो, तो n इंटू n माइनस 1/2 ही आ जाएगी, n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, नीचे 2 फैक्टोरियल तो 2 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हुआ, n इंटू n माइनस, ये हो गया। और ये सिर्फ सिलेक्ट करा था। अब ये इंपॉर्टेंट है, सर ऊपर वाले में भी हम लगा देते फिर तो वो बराबर नहीं है, दो अलग अलग लेनी है, नहीं, ये यहाँ पे अदला बदली हो सकती है, जैसे कि 1,2 और 2,1, क्या बोथ काउंट होंगे ना यहाँ पे? तो ऊपर और नीचे दोनों वाले। और जब तुम सिलेक्ट करते हो ना तो अरेंज नहीं कर रहे हो, तुम बस सिलेक्ट कर रहे एक हो में कि मैंने एक परम्यूट और कर जोड़ रहे हो लिया। और एक में से ये। बिल्कुल वैसा ही जैसे हमने स्टार्टिंग में ट्रिगो के वक्त देखा भी था थोड़ा बहुत। तो यहाँ सिर्फ तुम्हें सिलेक्ट ही करना था, क्योंकि 1 और 2 लू और 2,1, इन दोनों में से तुम्हें लेना तो एक को ही है, तो बस सिलेक्ट ही करना है एक को, अरेंजमेंट काउंट नहीं करने। अगर अरेंजमेंट काउंट करने होते तो इसमें मुझे इंटू 2 फैक्टोरियल भी करना पड़ता, और जो उससे ऊपर वाला मिलता, इस टाइप से। तो हम इस लॉजिक से भी पीएनसी के लॉजिक से देख सकते हैं, पर नॉर्मली तो अभी तुम्हें वो लॉजिक से भी समझ में आ गया होगा, मैट्रिक्स मेथड से। ऑलराइट, अब तो ये इसी तो चीज को, विदाउट सर कंडीशन में इसमें जो लगाना। दोनों लेंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे ना? हाँ हाँ डिस्टिंक्ट ही तो लेने पड़ेंगे, और अरेंजमेंट काउंट नहीं लेना है, डिस्टिंक्ट ही होंगे। एन में से दो लेना है तो सेम क्यों हाँ। लूंगा जब आई ग्रेटर देन जे बोला है? तो वो अपना अलग होता है, 1 1 2 2 3 वो तो वैसे ही काउंट कर सकते हैं, सेम वाले करना होते तो। इस टाइप्स सबसे बेस्ट मेथड तो स्क्वायर मैट्रिक्स वाले लॉजिक से होता है, वो अपन देख सकते हैं। चलो आगे बढ़े। यस सर। अब देखो इसी क्वेश्चन को हम लिख ऐसे भी सकते हैं, डरना मत। हाँ, सेम ही लॉजिक है जो मैंने पहले भी तुम्हें बताया है वैसे तो। ये इक्वालिटी लगाते तो ये इक्वालिटी लगा देते हैं। तो क्या ये चीज भी वही में चीज है? क्या ये जो चीज लिखी है, क्या ये चीज इसके हाँ बराबर वही ही होगी? देखना। हाँ, आई अम, लेस देन। अब इसको तुम ऐसे ही समझ लो ना, इसे डबल समेशन में लिखना क्यों? वैसे तो तुम समझ ही सकते हो, बट फिर भी यहाँ पे तुम देख सकते हो, इसको ऐसे काउंट कर करके देखो। देखो अगर आई 1 होगा तो जे कहां से कहां जाएगा बताओ? 2 to n। बोलो, जब आई मेरा 2 होगा तो जे कहां से कहां होगा? बड़ा है ना उससे, तो और n तक जाएगा, तो 3 to n ऐसे जाता जाएगा। और जब तो आई मेरा n हो जाएगा, नहीं तो n तो हो ही नहीं सकता है, n हो ही माइनस नहीं 1 पे सकता रोकना है। पड़ेगा। n एन माइनस माइनस 1 वन। होगा तो j मेरा सिर्फ n ही होगा। तो ये एन कितनी माइनस पेयरिंग्स वन। बनी? 1, एन माइनस 2, वन टर्म। n फिर माइनस 1, वन पे 3, एन माइनस ऐसे वन। 1, n। तो 1, 2 से 1, n, तो 2 से n मतलब n माइनस 1 टर्म्स। एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री और लास्ट में वन। इससे जब तुम देखोगे तो n माइनस सर क्या? अटक -1 प्लस n, अरे उल्टा गिन दो ना सर यार। आपकी आवाज नहीं सर आ रही। आवाज हाँ। चली अभी गई थी। अभी आ रही है? हाँ ठीक है, 1 से लेके n माइनस 1 तक का सम कर दो, हर एक के इंडिविजुअल अपन ने गिन लिया, अपन ने इसको पूरा ब्रेक कर दिया समेशन को,
कि समेशन का फील क्या है। तो 1 से लेके n-1 का सम ही है उल्टा, अगर हम देखें तो, जो कि क्या होता है n-1 इंटू n/2। और अगर तुम फील करोगे तो यहाँ पे जो चीज पूछी है ना, इस चीज को अपन ऐसा भी बोल सकते हैं, I less than j, I going from 1 to n and j going from 1 to n, और I less than j है। क्या ऐसा बोल सकता हूं मैं? यस j बड़ा ही होगा I से, तो मैं j को 1 काउंट नहीं करूंगा। ये कंडीशन लगा था ना, इसको कहते हैं हम्म। कंडीशन, इसको कहते हैं वरना कंडीशन। तो वो डायगोनल भी आ जाएगा हाँ, अगर I रीजन less than j। तो हमने इसको ऐसे ओपन करके भी देख लिया, फील भी कर लिया, उसको नॉर्मल तरीके से भी अपन ने अलग अलग समेशन भी बोल दिया। इसको कहते हैं डिपेंडेंट समेशन। ये वर्ड भी मैंने पहले यूज करा था FOM में, डिपेंडेंट समेशन बोलते हैं। डिपेंडेंट समेशन मतलब I और J दोनों कनेक्टेड है, ये अलग अलग होते हैं। इसको क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट समेशन। इसको क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट समेशन। दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, बट अगर कोई कंडीशन लगा दे तो ऑब्वियसली लेना देना हो ही जाएगा। जैसे कि भले ही इंडिपेंडेंट है पर नीचे क्या लिख दिया, I नॉट इक्वल टू J, अब तो डिपेंड कर गए ना दोनों, वैसा। तो ये डिपेंडेंट समेशन को तुम ऐसा भी लिख सकते हो, और ऐसा भी लिख सकते हो। ये थोड़ा डराता है पर ये फील भी करवा देता है सब कुछ, और अपन ने नॉर्मली ऐड करके भी देख लिया। और इसको भी पीएनसी के थ्रू अपन देख सकते हैं। हमें दो वैल्यू लेनी है, जिसमें से कोई भी दो वैल्यू ले लो 1 से n, फिर उसके बाद बड़ी वैल्यू इसको दे दो, छोटी वैल्यू इसको दे दो, तो अरेंजमेंट तो एक ही तरीका होगा ना। तो ये वही NC2 ही आ जाएगा, और ये भी NC2 ही होता है। अब इसमें बहुत सारी कंडीशंस लगा सकते हैं। अब हाँ, इसको एक और तरीके से भी लिखते हैं। अगर अपन एक और तरीका देखें तो इसको तोड़ के भी लिख सकते हैं। देखो कैसे, I going from 1 to j-1, ऐसा कुछ करके लिख सकते हैं क्या? जरा मुझे बताओ। और j going from 2 2 to n, बताओ ऐसा लिख सकते हैं क्या इसको कि नहीं? नहीं सर। नहीं लिख सकते हैं। इसको लिखना पड़ेगा j going from I plus 1 to n। अब बताओ क्या ऐसा लिख सकते? सोच के देखो। 2 क्यों नहीं? हाँ 2 क्यों नहीं? बेटा, 2 तो फिर वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। j पे तो कंडीशन है कि उसको I से बड़ा ही रखना है, वैसा। तो j रहेगा तो हमेशा I plus 1 से ही चालू होगा, और I मेरा 1 से चालू होगा पर j-1 से छोटा रखना पड़ेगा उसको। ऐसा कुछ फील कर सकते हो इस चीज को? ये बस समझने वाली चीज है और कुछ नहीं। और ये कनेक्टेड हो गए दोनों, हाँ सर। ये दोनों कनेक्टेड हो गए, ये दोनों चीज कनेक्ट हो गई, और जाएगा अपना एंड तक। सर ये कैसे लिखा वो समझ में नहीं आया। बेटा आए अपना कहाँ से कहाँ जा रहा है बेटा, देखो ना, इसको फील करो बेटा। थोड़ा सा अपना वो 3rd 4th क्लास का #RS लगाओ। आई मेरा 1 से हमेशा बड़ा होगा, 1 या 1 से बड़ा, और जे से हमेशा छोटा होगा, है ना। मतलब j-1 तक उसकी वैल्यू जाएगी ना पूरी। अगर मैंने j को 2 रख दिया तो I1 होगा, j को 3 रखा तो I1 और 2 होगा। हाँ अच्छा ओके सर। और j पे क्या कंडीशन है, I plus 1 से n तक, है ना। अब देखो, ये तो चलो ठीक है, अलग अलग फॉर्मेट से अपन लिख रहे हैं, ऐसा कोई वो बहुत बड़ी चीज नहीं है, वो तो बस रिप्रेजेंटेशन है। देखो अब हाँ, अगर मैंने ऐसा लिख दिया, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, वैसे तो आसानी है। 0 ऐसा लिख दिया। अब बताओगे आंसर क्या होगा? अब क्या होगा, कितनी बार साइकिल चलेगी, अब बताओ। इसका मतलब क्या है, आई छोटा होगा या बराबर भी हो सकता है। तो क्या मैं ये बोलूंगा फिर n इंटू n-1/2, तो वो था ही सही। मैं प्लस इसको ब्रेक n। कर देता हूँ, ये वाला, और एक i इक्वल टू j वाला भी ऐड कर दूं। क्या हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं इसको? फील यस करके बताओ कि बराबर वाले भी आएंगे, और बराबर वाले कितने होते हैं, 1 1 2 2 3 3 अप टू n। तो ये वैल्यू हो जाएगी। क्या ये फील हुआ? यस सर। यस सर। तो अगर ये फील हुआ तो ऐसे ही उल्टे वाले का भी आंसर वही हो जाएगा। हाँ, साइन को उल्टा कर दिया, j लेस देन I कर दिया, वो तो एक ही हो जाएगा, वो मैं नहीं लिख रहा। हाँ, अगर ऐसा लिख दूं तो थोड़ा दिमाग लगाओ। मैंने 0 या 0 से बड़ा स्टार्ट करा है, तो टोटल टर्म्स कितनी हो जाएगी अब?
n टोटल plus टर्म्स बेसिकली Plus n+1 हो जाएगा, n और plus उसमें one. से तुम्हें दो टर्म्स n+1 लेनी है, n+1 C2 या n+1 into n/2, या टोटल टर्म्स n है तो n को रिप्लेस कर दो n+1 से, वैसा भी समझ सकते हो, क्योंकि 0 से चालू हो रहा है वो, ये तो कांस्टेंट ही। तो इस टाइप के अपन बहुत तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और रिप्रेजेंटेशन पे क्वेश्चंस भी बनते हैं, कभी बराबर होगा I नॉट इक्वल टू J होगा, इस टाइप से। चलो ये बेसिक समझ में आ गया, 1 के अकॉर्डिंगली सब कुछ होता क्या है ये सब, बोलो जल्दी। यस सर। अब टाइप 2 देखते हैं, जिसमें ये टाइप 1 था, जिसमें सब कांस्टेंट ही चल रहा था, इसको अपन टाइप 1 भी बोल सकते हैं। अब वेरिएबल होगा आई और जे से कंडीशन वाले, जैसे सीक्वेंस सीरीज में सिर्फ 1 का ही तो ना होता है स्पेशल सीरीज, समेशन ऑफ आर, समेशन ऑफ आई, समेशन ऑफ आई स्क्वायर, ऐसे भी होते हैं। तो आओ जरा अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं इस चीज का, 1 टू इंफिनिटी तक रख रहा हूं मैं, ठीक है, इनफाइनाइट जी पे लगाने के लिए, ये भी 1 टू इंफिनिटी, और मैंने यहाँ लिख दिया 1/3 और 1/3 ऐसा लिख दिया, ठीक है। अब मुझे बताओ, थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, क्या 3 से तो इंडिपेंडेंट है ना, मतलब आई से, सॉरी आई से, तो क्या मैं इसको तो बाहर कर सकता हूं ना इसके, बताओ, पूरा बाहर नहीं होगा, पर आई का समेशन और एक जे का समेशन है, ये कांस्टेंट है, जैसे अपन कांस्टेंट को 2 को बाहर कर देते हैं ना, तो 3 इसके लिए तो कांस्टेंट की तरह बिहेव होगा, तो इसको हम ले जाएंगे यहाँ बाहर। सर फिर वो मल्टीप्लाई में होगा। हाँ हाँ हाँ, वो तो रहेगा ना अभी, वो तो अभी बनेगा, अभी सॉल्व नहीं हुआ है। तो वैसे भी वही हाँ अभी रखा है ना, ये तो बस उसके बाद जैसे 2k होता है और k वेरी कर रहा है तो 2 को बाहर कर सकते हैं, k वेरी कर रहा है बाहर कर देंगे, ak में अगर a वेरी कर रहा है तो k बाहर कर देंगे, कांस्टेंट तो भारी हो जाएगा ना, क्योंकि वो टर्म तो बार बार सेम ही चलेगी, जब तुम इसको हाँ। एक्सपांड करोगे तो ये तो एज इट इज ही रहेगी, तो रहेगी, और एडिशन में तो बाहर कर सकते हैं ना, प्रोडक्ट में तो ना, एडिशन में तो बाहर कर ही सकते हैं, ये लिख दिया, ये हो गया। अब बताओगे, ये तो दोनों इंडिविजुअल सॉल्व हो जाएंगे, और ये प्रोडक्ट में है, याद रखना, तो ये वैल्यू, क्योंकि प्रोडक्ट मतलब ये एक साथ दिया हुआ है, चलो बताओ अब ये वैल्यू कितनी होगी, हो गया अब तो खत्म, a/1 - r, और दूसरा बताओ a/1 - r, क्या ये समझ में आता है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी जरा बताओ, 1/2 × 1/2, देखो 1/4 आ रही है क्या, यस सर। तो क्या तुम ऐसा बोल सकते थे, अब देखो ये थोड़ा फील करने वाली बात है, अगर ये इंडिपेंडेंट है तो अगर कोई बच्चा ऐसा लिख दे, सोच के देखना, 1/3 r गोइंग फ्रॉम 1 to n, इस पूरे का होल स्क्वायर ही होगा ये टर्म, सोच के देखो, क्या वेरिएबल से फर्क पड़ता है सम को, मैं अगर तुमसे पूछूं 1 + 2 अप टू r, सॉरी अप टू r, 1 + 2 अप टू k, क्या वेरिएबल से फर्क पड़ रहा है फॉर्मूले को, बताओ जरा, क्या वेरिएबल के बदलने से इफ लिमिट्स आर सेम, इफ लिमिट्स आर सेम, लिमिट्स आर सेम, मतलब व्हाट आई मीन टू से, मैं ऐसे पूछता हूं तुमसे, आर है, आर गोइंग फ्रॉम 1 to 20, ठीक है, फिर मैंने तुमसे ऐसा सवाल पूछा 20, फिर मैंने तुमसे पूछा k गोइंग फ्रॉम 1 to 20, समेशन ऑफ k, क्या इनकी वैल्यू सेम ही होगी, यस सर। हाँ सर। सेम ही होगी, तो आप थोड़ा सा फील करो यहाँ पे, और ये वैसे भी दोनों सेम ही है, जब तुम इसको एक्सपांड करोगे और जब दूसरे को एक्सपांड करोगे तो वो तो सेम ही है ना, बस उसका स्क्वायर हो जाएगा, प्रोडक्ट में मल्टीप्लीकेशन होगा, बोलो। यस सर। तो हम क्या ऐसा नहीं लिख सकते थे, अगर कोई दिमाग लगा के ऐसा लिख दे, सेम ही तो वैल्यू है बेटा, मल्टीप्लाई एक ही टर्म को करना है अपन को, वेरिएबल से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने आर लिख दिया, जे अगर मेरा 1 से इंफिनिटी है, आर भी मेरा 1 से इंफिनिटी, तो सीरीज तो वही रहेगी, जैसे कि ये देखो से वैसे टाइप से, लिमिट्स आर सेम, वैसा जा रहा है, ठीक, चलो खैर ये समझ में आ गया, अगर ये समझ में आया तो मुझे बताओ ये 3 वाले का भी डायरेक्ट आंसर बोल पाओगे, मैं तीनों को अलग रख रहा हूँ, आई गोइंग फ्रॉम 1 to एनी तक, इंफिनिटी तक, और कॉमन रेशियो में फ्रैक्शनली रखूंगा, जे गोइंग फ्रॉम 1 to इंफिनिटी और k गोइंग फ्रॉम 1 to इंफिनिटी, 1/3 I प्लस j
प्लस के ऐसा लिख दिया डराने के लिए। जरा अब बताओ। 1/8। 1/8। 1/8 हाँ, क्योंकि दोनों अलग अलग फिर होगा। देखिए बाहर उसमें सेपरेट करके हो करो। जाएंगे। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, फील करो। वो तो ठीक है सेपरेट करके, पर थोड़ा फील करो, थोड़ा अलग वे में, थोड़ा एडवांस सोचो। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं इसको इस तरीके से? यस जब सर। समेशन की लिमिट सेम है तो तो वैल्यू हम सेम डायरेक्ट ही ऐसा लिख रहती सकते है। हाँ ऐसा, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता है के वेरिएबल क्या है, तुम्हें जो पसंद वो रख लो। ये तो वैसे ही हो गया जैसे रूट्स में तुम बोलोगे ए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0। क्या रूट्स बदल जाएंगे एक्स से वाई कर दिया तो? ऑब्वियसली नहीं, रूट्स तो वही रहेंगे उसी टाइप से। और अगर ये फील हो गया तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी, हाँ इसको बोलना था। अब जैसे मैंने ये क्वेश्चन बनाया, समेशन एन गोइंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, ये कल भी क्लास में कंटिन्यूड रहेगा। ओके, के गोइंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, इसको देखो जरा। के अपॉन 2 रेस टू एन प्लस के, ये एन है और ये के लिखा हुआ है। ऐसे तो ठीक है, जैसा दिया है फॉर्म अभी ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। अब ये सवाल देखो, ये ब्लैक बुक का क्वेश्चन है, पता है सर के को क्या बाहर ये? निकाल देंगे और टू क्या ये से सेपरेट उतना कर। टफ है? ये डिपेंडेंट नहीं, ये भी इंडिपेंडेंट ही है, अभी सब इंडिपेंडेंट चल रहा है। इंडिपेंडेंट ही दिख रहा है। तो इंडिपेंडेंट वाले में काम फिर भी आसान हो जाता है, बट रुकना, हाँ अभी थोड़ा सा देखना इधर भी। पहले तो हम इसको बाहर निकाल देते हैं, किसको? के वाले को बाहर निकाल देते। तो भाई निकालो बाहर के को, तो इसको ब्रेक करके 2 रेस टू के लिख लेते हैं। और ये मेरा 1 टू इंफिनिटी है 1 अपॉन 2 रेस टू एन। क्या ऐसा लिख सकता हूं? आराम से देखो, कोई जल्दी नहीं, ये तो लिख ही सकता हूं। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो अलग अलग है ना, इंडिपेंडेंट है तो ये अलग हो जाएगा। 1 टू इंफिनिटी पर बारे जा रहा है, ए अपॉन 1 माइनस आर, जो कि हाफ ही हो जाएगा। और ये किसी को याद है ये एक इनफाइनाइट जीपी है? नहीं, AGP। एजीपी है। जीपी हाँ एजी बिल्कुल। और ये क्या बन रहा है देखो, 1/2 1/2 रेस्ट टू 2/2 स्क्वायर 3/3 2 क्यूब। ठीक है, अगर मैं इसमें से 1/2 कॉमन निकाल दूं तो क्या कुछ जानी पहचानी सी सीरीज दिखती है जो हमने रटी है? अब तुम बोलोगे एक्स क्या है? अरे बेटा, एक्स मेरा कुछ और नहीं, हाफ है, कॉमन रेशियो। वन तो बाय ये वन तो हमने रटा हुआ है, इसलिए तो याद कराया था 1 अपॉन 1 माइनस 1 एक्स का माइनस होल एक्स होल स्क्वायर। स्क्वायर। वो तुम रख देना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ओके, इसको मैं गोलू बोल देता। ये है मेरा गोलू की वैल्यू, हाफ भी है हाँ बाहर। वरना तो एजीपी सॉल्व करो, अब तुम्हें तरीके पता है, डेरिवेटिव तुम्हें सब कुछ पता है, पर अभी ये तो वैल्यू तो याद कर लो। देखो, तो ये ब्लैक बुक का सवाल है, पर ये बिल्कुल भी कुछ नहीं था। हमने जिस लॉजिक से समझा उसके सामने तो सबसे इजी सवाल बोलेंगे, ठीक है, इजीएस्ट ऑफ ऑल। चलो एक आध सवाल और देख ले, बस एक आध सवाल और करवाओ, बाकी कल देखेंगे। बड़े आगे। सर सर एक बार क्वेश्चन कल तो हाँ छुट्टी हाँ है। हाँ सर तो फिर हम ये दोनों समेशंस की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ हाँ, मल्टीप्लीकेशन में ना, ये मल्टीप्लीकेशन में तो है ये। सर तो ऐसा स्प्लिट कर सकते समेशन को मल्टीप्लिकेशन में। हाँ, जो टर्म कांस्टेंट है वो तो बाहर निकलती है ना, इंडिपेंडेंट है वही ना तो वो। किया इंडिपेंडेंट अभी वाली तक, टर्म तो वही बाहर तो किया। निकलती है। हाँ ओके। वो तो अपन ने वही तो कर रहे थे सर। हाँ ठीक है, चलो हाँ अब जैसे ये वाला देखो। अब हाँ देखो, ये वाला जैसे अगर मैं ये सवाल पूछूं तो 1 टू इंफिनिटी, जे गोइंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी 1 अपॉन 3 रेस टू आई प्लस जे, मैंने ऐसा लिख सर दिया। किधर लिख रहे हो आप ठीक है इधर? सर, ये तो सेम ही हो गया। अरे रुको, सर स्क्रीन क्या हुआ? सर नहीं दिख रहा। हाँ सर स्क्रीन अच्छा, अटकवा है। अरे हाउस स्क्रीन शेयर बंद हो रुक गया। जाओ रुक। शरद की आवाज भी नहीं आ रही। अरे मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, रुको तो। बोलूंगा तो आवाज आएगी ना। देखो, अभी स्क्रीन दिख रही है? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ ओके ओके। चलो अब देख, ये तो चलो ठीक है, पर अपन ने इतना सब पढ़ा है भाई साहब, अब थोड़ा सा तड़का लगाया था ना, कल और बड़े बड़े तड़के लगेंगे। अभी तो अपन बेसिक रख रहे हैं, आई नॉट इक्वल टू जे, ऐसा लिख दिया मैंने साइड में नीचे ब्रैकेट में।
वैसे हम इसको वैसा भी लिख सकते, तुम्हें पता है कैसा लिख सकते, बट अभी के लिए मैंने ऐसा दिया। अब इसकी वैल्यू कैसे करेंगे, आई नॉट इक्वल टू जे है, ओके। अब इसको अगर फील करना है तो जरा मुझे बताओ, आई नॉट इक्वल टू जे है वो तो ठीक है, माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे जो बेसिक फंडा और बेसिक लॉजिक है वो है हमारा सबसे बेस्ट, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है, आगे बहुत बहुत सारे भी मैं लगा सकता हूँ समेशन, पीएनसी में भी। ठीक है, ट्रिपल चौबल पता नहीं कितने। तो पाई रूल, तो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, क्या यही अपना होता था हैशटैग रिवर्स लॉजिक, उल्टा करना सॉल्व करना आसान होता था तो अपन उल्टा कर लेते थे। थोड़ा बहुत मैंने इसके बारे में जिक्र किया है पाई रूल, याद है कि भूल गए सेट्स का It's generalized. और डी मॉर्गन्स, हाँ डी मॉर्गन्स रूल वगैरह वो सब याद है कि भूल हाँ गए, याद है ना एन सर, ऑफ ए यूनियन बी, एन ऑफ ए ए यूनियन बी यूनियन सी, याद है ए यूनियन बी का होल सेट्स वाला। कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये सब याद है ना, सब फॉर्मूले एंड ऑल, डी मॉर्गन्स रूल एंड ऑल। और अगर ये पता है तो मॉर्गन्स ये रूल, थोड़ा सा ना मॉर्गन्स आसान रूल। कर देंगे अब। हाँ, अब ये वाला तुम बोलोगे सर ये तो बहुत इजीली हम कर पा रहे हैं, अरे अभी 3 4 5 6 लग जाएंगे तो हमें इसकी मदद लेनी पड़ेगी, वरना तुम खुद कंफ्यूज हो जाओगे। अब जैसे ये वाला ही देखो, तो इसमें अपन क्या करेंगे, तुम्हें आई नॉट इक्वल टू जे के लिए बोला, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ टोटल में से आई इक्वल टू जे वाला हटा दूं, डायगोनल वाला। ठीक है, हाँ वो तो ठीक है, पर हम इसको ऐसे लिख रहे टोटल माइनस ये लिख रहे, क्या मैं ऐसा बोल दूं आई नॉट इक्वल टू जे, मैं ए को सेट को बोलता हूं तब आई इक्वल टू जे होगा, ये वो वाले केसेस हैं। एन ऑफ ए अगर बोलूं तो तुमसे क्या पूछ रहे हैं, एन ऑफ ए बार, और क्या एन ऑफ ए बार को अपन ऐसा लिख सकते हैं एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए, थोड़ा सा सेट्स के थ्रू भी फील करो इस चीज को, जो हमने डायरेक्ट समझ लिया डायगोनल वाले पार्ट हटाने जब वो दोनों बराबर होंगे, मैं ए को ये सेट डिफाइन कर रहा हूँ, कौन सा क्या डिफाइन करना है, यही टफ होता है पाई रूल में, जो हम थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं। तो हम ये करेंगे, तो एन ऑफ यू मतलब मान लो ये कोई कंडीशन नहीं, कोई कंडीशन नहीं है, डायरेक्ट जा रहा है बिंदास, तब तो तुम्हें पता है ना वैल्यू, ये तो हमने अभी ऊपर देखा 1/3 r ही लिख देता हूँ, r गोइंग फ्रॉम 1 to infinity का होल स्क्वायर, ऐसा लिख दूं, क्या यही होगा अगर कोई कंडीशन नहीं होती, उसी को यूनिवर्सल कहते हैं, बोलो। Yes. और अब एन ऑफ ए मतलब दोनों बराबर हो गए, बराबर हो गए तो कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आई इक्वल टू जे कर दो, बस वही देखना है, तो ये 2i हो जाएगा, एंड नॉर्मल अपना i गोइंग फ्रॉम 1 to infinity, ऐसा लिखते हैं इसको एन ऑफ ए। एन ऑफ ए का मतलब हो जाएगा जब i इक्वल टू जे, क्योंकि वो काउंट करना आसान हो जाता है। क्या मैं इस एक्सप्रेशन को ऐसा लिख सकता हूँ, आराम से देखो, कोई जल्दी नहीं, i इक्वल टू जे वाले केस में हटा दूंगा, बस वो वाले, तो i इक्वल टू जे वाले केस हटा दूंगा, तो क्या तुम इसकी वैल्यू बताओगे फिर कैसे निकालेंगे, दोनों शायद जीपी है, ये कितना आएगा 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/3, 1/2 का स्क्वायर माइनस ये वाला जरा बताओ, ये भी तो जीपी है, 1 रखेंगे तो 1/9 अपॉन 1 माइनस 1 कितना होगा इसका, 1/1 रखो तो 9, 2 रखो तो 81, तो ये भी 1/9 ही होगा, तो क्या ये 1/8 आ रहा है, Yes, sir. ये हो गया, ये डायरेक्ट हमने कर लिया, मैट्रिक्स टाइप वो हमने समझा, पर अब अपन सेट्स के कॉन्सेप्ट के थ्रू समझ रहे हैं उसी कॉन्सेप्ट को, ये आंसर आ जाएगा, और आंसर कितना आ जाएगा 1/4 माइनस 1/8 1/8, तो इक्वल, उल्टा जाना आसान होता है, ये याद रखना, ठीक है, और उल्टा जाना आसान रहता है, तो क्या मैं दूं कुछ सिक्योरिटी जो कल अपन ऑनलाइन क्लास में समझेंगे फिर से 2:30 बजे से, दूं 2-4 क्वेश्चन, सोचोगे इसी को आगे बढ़ाएंगे। सर वो जो Summation, समेशन हमने किया ना एन ऑफ ए, तो सर उसमें स्क्वायर नहीं आएगा ऊपर, नहीं बेटा, आई और जे बराबर कर दिए मैंने, आई इक्वल टू जे है तो आई प्लस जे तो 2i होगा ना बेटा, अरे सर वो नहीं, वो तो इक्वल टू जे कर, पर पूरा समेशन के ऊपर स्क्वायर नहीं आएगा, नहीं 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 बराबर है, बस बेटा आवाज हो रही है, बहुत आवाज हो रही है बेटा, i इक्वल टू जे करना है तो बस वही टर्म जैसे 1 1 2 2 3 3 का स्क्वायर थोड़ा ना करेंगे, मैट्रिक्स मेथड में जब देखा था दोनों बराबर वाले 1 1 2 2 3 3 कहाँ गया, ये वाला i इक्वल टू जे,
तो इनका स्क्वायर थोड़ा करना है, बस दोनों को बराबर रखना है इक्वल टू जे, दैट्स इट। ठीक है, अब जैसे ये वाला देता हूँ, तुम्हें पता है मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसके अंदर अगर अपन बनाए वही वाला, नॉट इक्वल टू जे नॉट इक्वल टू के, वही सेम ही ले लेते हैं, आई नॉट इक्वल टू जे नॉट इक्वल टू के, और इसके साथ क्या लगाते, वही लगाते 1/3 प्लस जे प्लस के। क्या ये करके आओगे, मतलब करोगे ये, हम कल डिस्कस करेंगे इसको। सर इसमें बोलो। सेट के फॉर्मूला। अब वो तुम देख लेना, ठीक है, वही पाई रूल ही है। हिंट एक और सवाल दे दूं, 2 सवाल दे रहा हूँ, थोड़ा सा अलग सवाल दे रहा हूँ, इसको सोचना। ये तो ऊपर वाला तो ठीक है, तुम्हें हिंट मिल गई है। इन टाइप के सवाल को कैसे करोगे, ऐसे भी बहुत सवाल बनते हैं। m गोइंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, n गोइंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, m स्क्वायर n, और इसी के प्रो वर्जन के क्वेश्चन हम कल देखेंगे। फिर 3m n इंटू 3m प्लस m इंटू 3m। अब ये सवाल तुम सोचना, ये बढ़िया सवाल है। ऐसे सवालों को कैसे करेंगे अब ये समझेंगे। ये तो हमने देख लिया, ठीक है, पर अब देखना क्या, इनको ट्राई करना। ओके, क्लियर? यस ये सर। दोनों ट्राई करोगे, ये अपन कल देखेंगे, इन दोनों के आंसर्स तुम्हें बताने रहेंगे। ठीक है, यहीं तक ही हम रखते हैं क्योंकि अब मेरी क्लास है, हम यहीं तक वाइंड अप करते हैं। चलो, राधे थैंक यू, बाय सर, राधे राधे। बाय, राधे राधे सर। राधे राधे राधे, राधे राधे सर। राधे राधे, थैंक यू। राधे राधे।